राइट टू हेल्थ, राइट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ ऑफ लेबर, या फिर इस तरह के और भी राइट्स जो सब के सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन इनमें से कोई भी राइट आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स की लैंग्वेज में ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनको जोड़ने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में अभी तक कहीं कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अब यह एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा नहीं गया है तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे हुए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इन सारे ही राइट्स को कवर करता है या फिर कहें कि प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे कि आर्टिकल 21 तो इतना सा है, इसमें इतने सारे राइट्स कैसे आ जाएंगे? तो भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट पिछले 72 सालों से इस काम में लगा हुआ है और इन 72 सालों में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने आर्टिकल 21 का इतना वाइड इंटरप्रिटेशन किया है कि इन सारे राइट्स का प्रोटेक्टर अब अपना आर्टिकल 21 ही है। पर यह काम इतना भी आसान नहीं था। क्या आपको पता है सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करने का मौका 1950 में ही मिल गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन किया था। और जिस केस में ऐसा किया गया था वो केस इंडियन लीगल हिस्ट्री का बहुत फेमस एंड इम्पोर्टेंट केस है, जिसका नाम है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। और आज की वीडियो में हम इसी केस के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे इस केस ने इंडियन लीगल सिस्टम को एक नई दिशा देने का काम किया। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि अल्ल्यात कुट्टियारी गोपालन नाम्बियार, इनका शॉर्ट में नाम ए.के. गोपालन हम जानते हैं, ये केरल के रहने वाले एक कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन थे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखते थे। ये हमारे देश के एक ऐसे फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिस्ट लीडर थे जो देश के आजाद होने के समय जेल में थे, क्योंकि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आजादी के कुछ समय बाद इन्हें रिहा किया गया, लेकिन दिसंबर 1947 में इन्हें फिर से डिटेन कर लिया गया ब्रिटिशर्स के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अकॉर्डिंग। सन 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो इन्हें एक उम्मीद जगी कि शायद इन्हें अब रिहा कर दिया जाएगा पूरी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के लगभग 1 महीने बाद ही उस टाइम नए बने 1950 के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के तहत एक और ऑर्डर पास किया गया और उसमें गोपालन की डिटेंशन को बढ़ा दिया गया। गोपालन की इस डिटेंशन ने जन्म दिया फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स केस को, जिसमें गोपालन ने सीधे सीधे चैलेंज किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करके ये कंटेंट किया कि ऐसे डिटेंशन ऑर्डर से उनकी पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ट्रैवल अराउंड इंडिया जैसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी रखी कि ये डिटेंशन ऑर्डर मालाफाइड है, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन या कहें बैड फेथ में लाया गया है। अच्छा, आपको पता है कि किसी केस को हिस्टोरिक बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? तो अगर आपका जवाब जजेस है तो यहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्टी का वकील, क्योंकि वकील की पेश की गई दलीलें ही जजेस को किसी डिसीजन तक पहुंचने में मदद करती हैं। और इस फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स केस के पीछे जिस शख्स की बेहिसाब मेहनत थी, यहाँ हमें उनके बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। तो ये शख्स थे बैरिस्टर एम.के. नाम्बियार, जिन्होंने कोर्ट में ए.के. गोपालन का पक्ष रखा था। बैरिस्टर एम.के. नाम्बियार सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के बहुत ही फेमस एंड सक्सेसफुल लॉयर थे। इन्होंने कभी भी फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर को डिफेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईयर 1950 में नाम्बियार जब ए.के. गोपालन के केस में अपेयर हुए, तब इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट ही किया था और यही वो पहला केस था जिसने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर की पोजीशन पर पहुंचाया। इस केस के फैक्ट्स को तैयार करने के लिए मिस्टर नाम्बियार ने अपने आप को मद्रास के ऑफिस में बंद सा कर लिया था और न जाने कितनी ही किताबें और वॉल्यूम्स का सहारा लेकर इन्होंने इस केस के फैक्ट्स को बहुत ही फास्ट साइटेड अप्रोच के साथ तैयार किया था। पर दुख की बात यह रही कि उस टाइम गोपालन के केस में बैठे जजेस मेजॉरिटी में नाम्बियार की इस फास्ट साइटेड अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर पाए।
मिस्टर नाम्बियार की इस अप्रोच के बारे में हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल लेट सोली सोराब जी का कहना था कि अगर ए.के. गोपालन के मामले में नाम्बियार के इन दूरदर्शी तर्कों को स्वीकार कर लिया जाता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत ही हेल्दी डेवलपमेंट हुआ होता। इन सब के अलावा क्या आपको पता है कि हमारे जो पिछले अटॉर्नी जनरल थे मिस्टर के वेणुगोपाल, वो मिस्टर M.K. नाम्बियार के ही बेटे हैं। अब चलिए मिस्टर नाम्बियार के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद हम वापस चलते हैं अपने केस की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेन इश्यूज क्या थे। जैसे क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 एंड 21 का वायलेशन करता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जैसा ही है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 एंड 21 के बीच कोई रिलेशन है या फिर नहीं? तो मेनली पिटिशनर की साइड से प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 की वैलिडिटी को ही चैलेंज किया गया था, क्योंकि पिटिशनर्स का मानना था कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से सिक्योर किए गए फंडामेंटल राइट्स सच एज आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22 का वायलेशन कर रहा है। काउंसिल ने अपनी इस बात को कोर्ट में साबित करने के लिए कई बेहतरीन आर्ग्यूमेंट किए, जिसमें से कुछ को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) हर सिटीजन के फ्रीडम की बात करता है, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के प्रोविजंस वायलेट करते हैं, क्योंकि एक्ट आर्टिकल 19(2) से लेकर आर्टिकल 19(6) में दिए गए टेस्ट को पूरा नहीं करता है। इस एक्ट से पिटिशनर को उसकी मनचाही जगह पर फ्री स्पीच देने से रोका गया है। आर्टिकल 19 में पर्सनल लिबर्टी भी शामिल है, जिसे भी वायलेट किया गया है। इसके अलावा यह भी आर्ग्यू किया गया कि आर्टिकल 19(1) एंड आर्टिकल 21 को एक साथ में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 19(1) जहां सिटीजन्स के सब्सटेंटिव राइट्स की बात करता है, तो वहीं आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी के प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात करता है, और किसी पर्सन को उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से तभी डिप्राइव किया जा सकता है जब ऐसा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो। गोपालन के डिटेंशन ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए ये कंटेंट किया गया कि ऐसा डिटेंशन ऑर्डर पिटिशनर के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि भारत की टेरिटरी में जो उसको कहीं भी घूमने की आजादी आर्टिकल 19(1) के तहत मिली हुई है, उसको भी रोक लगा रहा है, क्योंकि मद्रास स्टेट गवर्नमेंट ने डिटेंशन ऑर्डर में ये कहीं भी प्रूव नहीं किया था कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में लगाया गया है। इसके अलावा ये भी आर्ग्यू किया गया कि आर्टिकल 21 में आए शब्द लॉ का मतलब केवल इनेक्टेड लॉ से नहीं है, बल्कि ये अपने आप में नेचुरल जस्टिस के रूल्स को भी लिए हुए है। इसलिए किसी लॉ से किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रोसीजर में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो ना किया गया हो। साथ ही ये भी आर्ग्यू किया गया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो एक्सप्रेशन है, ये अमेरिका के प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कोर्ट्स को इस लायक बनाया जा सके कि कोर्ट्स ये देखे कि किसी लॉ में रीजनेबल प्रोसीजर को रखा गया है या फिर नहीं। ऐसे ही कई और स्ट्रॉन्ग एंड फार साइटेड आर्ग्यूमेंट्स को पिटिशनर की साइड से कोर्ट में रखा गया था। अब अगर बात की जाए रेस्पोंडेंट की, तो रेस्पोंडेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट के राजा अय्यर। ये स्टेट ऑफ मद्रास के एडवोकेट जनरल थे जो मद्रास राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड यूनियन ऑफ इंडिया की साइड से थे उस समय के अटॉर्नी जनरल एडवोकेट M.C. सीतलवाड़। ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे, जिनका कहना था आर्टिकल 19 एंड 21 को साथ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि अलग अलग पढ़ा जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कुछ अपने रीजंस भी रखे थे, पर हमारे लिए इतना जानना जरूरी है। साथ ही इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये शब्द आर्टिकल 21 में जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं, जिसे ड्यू प्रोसेस शब्द को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि इन दोनों ही फ्रेजेस का अपना अलग अलग मतलब है, और इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आर्टिकल 21 का वायलेटिव नहीं है। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए रेस्पोंडेंट ने कोर्ट में ड्राफ्टिंग कमेटी की डिबेट्स को भी पेश किया था। ये तो हुई आर्ग्यूमेंट्स की बात। अब समझते हैं मेजॉरिटी वर्डिक्ट को, जिसमें सीधे तौर पर यह कह दिया गया था कि आर्टिकल 21 में इस्तेमाल किए गए शब्द लॉ का मतलब नेचुरल जस्टिस से नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा गोपालन की साइड से रखे गए इन सारे ही आर्ग्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम पर यह कहना था कि आर्टिकल 19
उन्हीं स्पेसिफिक फ्रीडम से डील करता है जो आर्टिकल 19 में क्लियरली मेंशन की गई हैं। और इन फ्रीडम का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको डिटेन ना किया गया हो, यानी कि किसी भी तरह से उनको गिरफ्तार ना किया गया हो, उनको डिटेन ना किया गया हो, यानी कि वो आजाद होने चाहिए। डिटेन किए हुए पर्सन्स चाहे प्यूनेटिव तौर पर डिटेन किए गए हों या फिर प्रिवेंटिव तौर पर, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटेन मतलब डिटेन। साथ ही कोर्ट ने आर्टिकल 21 का भी बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 21 उन फ्रीडम्स के बारे में बात नहीं करता जिनको आर्टिकल 19 में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, और आर्टिकल 20 से लेकर आर्टिकल 22 तक अपने आप में एक कंप्रिहेंसिव कोड बनाते हुए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिसे आर्टिकल 19 से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और आगे कहा गया कि आर्टिकल 19 केवल तभी इन्वोक किया जा सकता है जब कोई लॉ डायरेक्टली उस राइट को कंट्रोल कर रहा हो जो आर्टिकल 19 में मेंशन है। कोर्ट की इस जुडिशियल अप्रोच से ये क्लियर था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वैलिड है और आर्टिकल 21 के तहत आता है। अब बाकी बचा ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसको समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है और क्यों इसे प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से कंपेयर किया गया था। तो जान लेते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यूएस का है, जिसे वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में 5th अमेंडमेंट से लाया गया था, जो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये टर्म यूएस में किसी लॉ के जुडिशियल रिव्यू के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें ड्यू से मतलब है जस्ट, प्रॉपर एंड रीजनेबल। और इस ड्यू प्रोसेस के 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस, यानी कि जो भी लॉ बनाया गया है उसके सब्सटेंटिव प्रोविजंस आर्बिट्रेरी ना होकर रीजनेबल होने चाहिए। और दूसरा एस्पेक्ट है प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस, जिसके तहत प्रोसीजर रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि जिस पर्सन के राइट्स अफेक्ट हुए हैं उसे सुने जाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि उसे नोटिस दिया जाए, उसे सुने जाने का मौका मिले, एक बिना भेदभाव का ट्रिब्यूनल बैठाया गया हो और एक प्रॉपरली अरेंज्ड प्रोसीजर हो। इन शॉर्ट, प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस से मतलब हुआ कि एक ऐसा प्रोसीजर जो जस्ट, प्रॉपर एंड रीजनेबल हो, यानी कि एक उचित प्रक्रिया हो। यूएस के इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर गोपालन की साइड से ये कंटेंट किया गया कि आर्टिकल 21 में इस्तेमाल किए गए शब्द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अमेरिका के कॉन्सेप्ट प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस के सिनोनिम्स है, और इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की रीजनेबलनेस को चेक किया जाए और ऐसा कोई भी लॉ जो किसी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट कर रहा हो तो उनमें भी ऐसे अफेक्टेड पर्सन को फेयर हियरिंग का राइट मिलना चाहिए, जो कि गोपालन को नहीं मिला था। गोपालन की साइड से रखे गए इस आर्ग्यूमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और इसके लिए भी कई रीजंस दिए, जैसे कि ड्यू शब्द का इस्तेमाल आर्टिकल 21 में नहीं हुआ है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था तब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन संविधान सभा ने बाद में इन्हें हटा दिया और ये इस बात का एक बड़ा सबूत माना गया कि संविधान सभा भारत में अमेरिका के प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रही थी। डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस को इंडिया में एक्सेप्ट ना करने का एक रीजन ये भी बताया गया कि ये अमेरिका में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो जजेस, स्टैट्यूट, टाइम एंड सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग हमेशा बदलता रहता है। गोपालन को जस्टिस दिलाने के लिए मिस्टर नाम्बियार ने जितने स्ट्रॉन्ग कंटेंशंस को कोर्ट के सामने रखा था वो उस टाइम के लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने के बाद ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। और शायद ये भी एक वजह रही मेजॉरिटी के आर्टिकल 21 का इतना नैरो इंटरप्रिटेशन करने की। आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 के प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब एक ऐसे प्रोसीजर से है जो किसी लॉ में लेजिस्लेचर ने इनेक्ट कर दिया है, यानी कि एक लॉ में जो प्रोसीजर विधायिका ने तैयार कर दिया है ये केवल उसी की बात करता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से किसी लॉ में दिए गए प्रोसीजर के तहत डिप्राइव या कहें कि वंचित किया जा सकता है, भले ही ऐसा प्रोसीजर फेयर एंड रीजनेबल हो या फिर नहीं, ये कोर्ट का कंसर्न नहीं होगा।
और ऐसा होने पर उसे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और ऐसा कहते हुए कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के प्रोविजंस को वैलिड बता दिया। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जा सकता था अगर ऐसा करने में इन 3 बातों को पूरा किया गया हो। इस रिगार्डिंग कोई लॉ बनाया हुआ हो, ऐसे लॉ में इस बारे में एक प्रोसीजर होना चाहिए और अधिकारी गिरफ्तारी में ऐसा प्रोसीजर फॉलो कर रहा हो। ये तो बात हुई मेजॉरिटी वर्डिक्ट की, पर क्या आपको पता है इस केस में मेजॉरिटी वर्डिक्ट जितना नैरो माइंडेड अप्रोच को दिखाता था ना, वही माइनॉरिटी वर्डिक्ट उतना ही लिबरल एंड फार साइटेड अप्रोच से दिया गया था। इस डिसेंट वर्डिक्ट को देने वाले जज थे ऑनरेबल जस्टिस फजल अली। इनकी माइनॉरिटी ओपिनियन की पुष्टि होते होते 3 डिकेड्स का टाइम लग गया। और क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा केस था जिसमें ऐसा हुआ था? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। चलिए देख लेते हैं अपने डिसेंट वर्डिक्ट में ऑनरेबल जस्टिस फजल अली का क्या कहना था। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर फजल अली का ये कहना था दैट नो वन शैल बी कंडेम्ड ऑन हियर। ये नेचुरल जस्टिस का बहुत ही जाना हुआ नियम है और ये नियम इंडिया के जनरल लॉ का नियम है। उनका ये मानना था कि यही नियम आर्टिकल 21 को पढ़ते समय भी अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस फजल अली ने यह भी कहा था कि आर्टिकल 19(1)(d, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर्सनल लिबर्टी की एक जरूरी आवश्यकता है और इस कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की रीजनेबलनेस आर्टिकल 19(5) के तहत जस्टिशिएबल होनी चाहिए। साथ ही जस्टिस फजल अली का आर्टिकल 21 के प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रेज को लेकर यह कहना था कि ये वैसे ही लागू होना चाहिए जैसे कि प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।